नमस्कार साथियों। लास्ट वीडियो में हमने पढ़ा था कि जो रशियन एम्पायर है उसका इकोनॉमी और सोसाइटी कैसी है। तो साथियों ये वीडियो नंबर 4 है और इसमें हम लोग पढ़ने वाले हैं सोशलिज़म इन रशिया कि रूस के अंदर समाजवाद किस तरीके से समाजवाद को लेके किस तरीके से एफर्ट्स किए गए थे। तो बेसिकली हम लोग बात करने वाले हैं द ईयर 1914 कि 1914 तक का सिनेरियो क्या था। ठीक है, तो इस स्लाइड में थोड़ा सा हम ये देखते हैं कि जो पॉलिटिकल पार्टीज़ थी उनकी कंडीशन रशिया के अंदर क्या है जब ज़ार निकोलस सेकंड रशिया का रूलर है, जो कि एक ऑटोक्रेटिक इन नेचर वाला रूलर है, यानी एक निरंकुश शासक है जिसके ऊपर किसी का कोई भी डिसीज़न नहीं चलता है, यानी वो किसी की भी बात मानने के लिए बाध्य नहीं है, उसको वही करना है जो उसे सही लगेगा। तो इस दौर में राजनीतिक घटनाक्रम कैसे होंगे उसकी चर्चा हम इस वीडियो में करने वाले हैं। तो साथियों सोशलिज़म इन यूरोप की अगर हम बात करें तो सबसे पहली चीज़ ये है कि 1914 से पहले यानी बिफोर 1914 जो पॉलिटिकल पार्टीज़ थी, ऑल द पॉलिटिकल पार्टीज़ वर इलीगल इन रशिया, क्योंकि ज़ार निकोलस सेकंड एक ऑटोक्रेटिक नेचर वाला रूलर है। ठीक है, एक निरंकुश शासक है, उसकी शक्तियों के ऊपर किसी का कोई अंकुश नहीं है। तो उसने क्या किया, उसने जितनी राजनीतिक पार्टियां थी उन सारी की सारी राजनीतिक पार्टियों को अवैध घोषित कर दिया कि भाई कोई भी पॉलिटिकल पार्टी रशिया के अंदर लीगल नहीं है। यानी अब जाहिर सी बात है कि जो भी पॉलिटिकल पार्टीज़ रशिया में बन चुकी हैं उनको वो लीगली काम नहीं कर सकती हैं, वो सामने आके खुल के काम नहीं कर सकती हैं। अब उनको सीक्रेटली यानी गुप्त रूप से ही काम करना पड़ेगा, क्योंकि ये रूलर का आदेश है कि कोई भी राजनीतिक पार्टी अब रशिया के अंदर लीगल नहीं है। तो पहली चीज़ यही थी कि ऑल द पॉलिटिकल पार्टीज़ वर इलीगल इन रशिया बिफोर 1914। ठीक है, तो इसका मतलब कहीं ना कहीं 1914 से पहले रशिया के अंदर पॉलिटिकल पार्टीज़ तो बनी हैं। तो साथियों इसी क्रम में 1898 में एक पॉलिटिकल पार्टी बनी थी और इस पार्टी को बनाया था सोशलिस्ट ने। ठीक है, समाजवादियों के द्वारा 1898 में एक पार्टी रूस के अंदर बनाई गई थी। ठीक है, और ये वो लोग हैं जो कार्ल मार्क्स के आइडियाज़ का सम्मान करते हैं या कार्ल मार्क्स के आइडियाज़ को फॉलो करते हैं। तो इन्होंने जो पार्टी बनाई थी उस पार्टी का नाम था रशियन सोशल डेमोक्रेटिक वर्कर्स पार्टी। ठीक है, means the Russian Social Democratic Workers Party was formed in 1898 by the socialist who follows the ideas of Karl Marx। तो कार्ल मार्क्स के जो फॉलोवर्स थे उन्होंने ये पॉलिटिकल पार्टी 1898 में बनाई थी जिसका नाम था रशियन सोशल डेमोक्रेटिक वर्कर्स पार्टी। इसके अलावा 1900 में एक और पार्टी बनाई गई थी और ये भी सोशलिस्ट ने बनाई थी। ठीक है, तो इस पार्टी का नाम था द सोशलिस्ट रेवोल्यूशनरी पार्टी। ठीक है, द सोशलिस्ट रेवोल्यूशनरी पार्टी एंड दिस पार्टी वाज फॉर्म्ड इन 1900 बाय द सोशलिस्ट हु एक्टिवली पार्टिसिपेट इन द कंट्री साइड एरियाज, यानी जो दूर दराज के ग्रामीण इलाके हैं उन इलाकों में जो भी समाजवादी जो भी सोशलिस्ट एक्टिव थे उन लोगों ने 1900 में द सोशलिस्ट रेवोल्यूशनरी पार्टी बनाई थी। और इस पार्टी का काम क्या था या इस पार्टी को बनाने वाले लोगों का काम क्या था कि ये लोग पीजेंट्स के बीच में बहुत ज़्यादा एक्टिव थे और पीजेंट्स की डिमांड को लेके, पीजेंट्स के राइट्स को लेके ये लोग बार बार आवाज़ उठाते आ रहे थे, जिसमें एक बात यह भी शामिल थी कि जो लैंड नोबल्स के पास में है वो लैंड पीजेंट्स के बीच में रीडिस्ट्रीब्यूट कर दी जाए। ठीक है, तो दो पॉलिटिकल पार्टीज़ की चर्चा यहाँ पे हमारी बुक में हुई है, जिसमें एक है द रशियन सोशल डेमोक्रेटिक वर्कर्स पार्टी और दूसरी है द सोशलिस्ट रेवोल्यूशनरी पार्टी। दोनों सोशलिस्ट की बनाई हुई हैं। ठीक है, लेकिन इन दोनों पार्टीज़ के जो फॉलोवर्स थे उनके बीच में असहमति थी। ठीक है, वो डिसएग्री थे पीजेंट्स को लेके, यानी सोशल डेमोक्रेट्स डिसएग्रीड विद सोशलिस्ट रेवोल्यूशनरीज अबाउट पीजेंट्स की भूमिका को लेके, उनके रोल को लेके इन दोनों सोशलिस्ट पार्टीज़ के बीच में असहमति थी, यानी विचारों का मतभेद था कहीं ना कहीं। अब
क्या कारण था, क्यों था, उसको जानने की कोशिश करते हैं। तो उस संदर्भ में हमारे सामने एक आर्गुमेंट आता है व्लादिमीर एलिच लेनिन का। ठीक है, लेनिन का ये मानना था कि जो पीजेंट्स हैं वो यूनाइटेड नहीं है, एक ग्रुप के रूप में, मतलब एक समूह के तौर पे वो एकीकृत नहीं है, यूनाइटेड ग्रुप नहीं है पीजेंट्स रशिया के अंदर, ये लेनिन का मानना था। और इसके लिए उन्होंने अपना आर्गुमेंट दिया, यानी इस विचार के सपोर्ट में उन्होंने एक सपोर्टिव आर्गुमेंट दिया कि कुछ पीजेंट्स जो हैं वो क्या हैं, वो पुअर हैं, समवर पुअर, और कुछ जो हैं वो रिच हैं, समवर रिच, और कुछ ऐसे हैं जो लेबर्स के रूप में काम करते हैं दूसरों के यहाँ, और कुछ ऐसे हैं, मतलब किसानों में कुछ किसान ऐसे हैं जो गरीब हैं, जबकि कुछ ऐसे किसान हैं जो अमीर हैं। कुछ किसान ऐसे भी हैं जो एक लेबर के तौर पे किसी दूसरे के यहाँ खेतों में काम करते हैं, और कुछ किसान ऐसे भी हैं जो कैपिटलिस्ट हैं, यानी जिनके पास अपनी खुद की प्राइवेट प्रॉपर्टी है और वो दूसरे वर्कर्स को रखते हैं काम करने के लिए। तो इस आधार पे लेनिन ने ये कहा कि भाई पीजेंट्स रशिया के अंदर एक यूनाइटेड ग्रुप नहीं है। तो कोई भी रेवोल्यूशन करने के लिए लेनिन के अकॉर्डिंग पीजेंट्स फिट नहीं बैठ रहे थे। ठीक है, तो इस बात को लेके, यानी ये पीजेंट्स के का आने वाले फ्यूचर में क्या रोल होगा, इसको लेके इन दोनों पॉलिटिकल पार्टीज़ के बीच में एक स्ट्रॉन्ग डिसएग्रीमेंट था। जबकि सोशलिस्ट रेवोल्यूशनरी जो थे उनका ये मानना था कि भी पीजेंट्स जो हैं वो यूनाइटेड हैं और किसी भी एक्टिविटी को, किसी भी इवेंट को करने के लिए पीजेंट से अच्छा कुछ भी नहीं है। जबकि व्लादिमीर लेनिन का ये मानना था कि नहीं, पीजेंट्स जो हैं वो यूनाइटेड ग्रुप के तौर पे है ही नहीं, क्योंकि उनके अंदर सिमिलैरिटी नहीं है। जब तक लोगों के बीच में सिमिलैरिटी नहीं होगी तब तक वो किसी भी बड़े इवेंट के लिए तैयार कैसे हो सकते हैं। तो ये एक बड़ा मतभेद था दोनों पार्टीज़ के बीच में। इसी के चलते जो रशियन सोशल डेमोक्रेटिक वर्कर्स पार्टी है वो दो हिस्सों में बट जाती है। ठीक है, जो पार्टी थी वो दो हिस्सों में बट जाती है, यानी द पार्टी वाज डिवाइडेड इन टू ग्रुप्स। एक ग्रुप का नाम था बोल्शेविक और दूसरे ग्रुप का नाम था मेंशेविक। ठीक है, बोल्शेविक और मेंशेविक। ये जो बोल्शेविक ग्रुप था, इस ग्रुप के लीडर थे व्लादिमीर लेनिन, यानी बोल्शेविक ग्रुप को लीड करने वाले कौन थे, व्लादिमीर लेनिन बोल्शेविक ग्रुप को लीड कर रहे थे। ठीक है, और इन दोनों ग्रुप्स के बीच में जो डिफरेंस था वो डिफरेंस इस बात को लेके था कि लेनिन का ये मानना था कि हम लोग एक ऐसी सोसाइटी में रह रहे हैं जहाँ जिसके ऊपर जार जैसे ऑटोक्रेटिक रूलर का रूल चलता है। तो ऐसे में हमारी पार्टी जो है वो डिसिप्लिन्ड होनी चाहिए, अनुशासन वाली पार्टी होनी चाहिए। और अनुशासन कब हो सकता है, तो लेनिन का मानना था कि अनुशासन तब हो सकता है किसी भी पॉलिटिकल पार्टी में जब उसके मेंबर्स एक तो बहुत ज़्यादा संख्या में ना हो, ठीक है, लिमिटेड हो, और पार्टी में हर किसी को शामिल ना किया जाए। पार्टी में उन्हीं लोगों को शामिल किया जाए जो आने वाले समय में जिनके अंदर जिनकी प्रॉब्लम्स सेम हो, और जो आने वाले समय में किसी भी बड़े इवेंट को कर पाए आसानी से। तो इसलिए जो लेनिन थे उनका कहना था कि पार्टी डिसिप्लिन्ड होनी चाहिए, साथ साथ जो मेंबर्स हैं उनके नंबर को कंट्रोल करना भी ज़रूरी है, और हर किसी को मेंबर नहीं बना सकते हैं। क्वालिटी ऑफ मेंबर्स ऑल्सो मैटर्स, कि भी जो सदस्य हैं उनकी गुणवत्ता भी देखी जानी जरूरी है। जबकि जो दूसरा ग्रुप था मेंशेविक ग्रुप का ये मानना था कि पार्टी को सभी के लिए खोल देना चाहिए, यानी इसमें पीजेंट्स भी शामिल हों और दूसरे लोग भी शामिल हों। ठीक है, जबकि बोल्शेविक ये कह रहे थे कि सभी के लिए पार्टी की मेंबरशिप नहीं होनी चाहिए, बल्कि कुछ सेलेक्टेड लोगों को जो कि डिसिप्लिन्ड हो, जिनके अंदर क्वालिटी हो, ऐसे लोगों को ही पार्टी में शामिल किया जाना चाहिए। तो इन्हीं विचारों को लेके ये जो रशियन सोशल डेमोक्रेटिक वर्कर्स पार्टी है, ये पार्टी दो धड़ों में बट जाती है। तो साथियों, एक इम्पोर्टेंट सवाल तो इसमें ये आ जाता है कि बोल्शेविक और मेंशेविक के बीच में आप एक डिफरेंस कीजिए। दूसरा ये आ जाता है कि बोल्शेविक जो था उसका लीडर कौन था। ठीक है, और एक एक क्वेश्चन जो है इन पॉलिटिकल पार्टीज़ को लेके भी बनता है कि जो रशियन सोशलिस्ट रशियन सोशल डेमोक्रेटिक वर्कर्स पार्टी का मतलब पार्टी जो है वो कब बनी थी।
ठीक है। और दूसरा एक सवाल आ जाता है कि द सोशलिस्ट रेवोल्यूशनरी पार्टी को कब फॉर्म किया गया था। तो 3-4 छोटे छोटे इसमें सवाल बनते हैं। अब इसके साथ हम लोग एक बड़े इवेंट को, एक बड़े इम्पोर्टेंट रेवोल्यूशन को देखने वाले हैं। और उस रेवोल्यूशन की बात करें तो वो रेवोल्यूशन था 1905 का रेवोल्यूशन। ठीक है, 1905 यानी 1905 की क्रांति। अब इसको देखने से पहले थोड़ा सा हमें उन एक्टिविटीज़ के ऊपर गौर करना पड़ेगा जो एक्टिविटीज़ जार के समय वहाँ पे हो रही हैं। ठीक है, तो उसमें सबसे पहली चीज़ हमें यही देखने को मिलती है, अभी तक जो हमने पढ़ा उससे हमने एक अंदाज़ा लगा लिया कि कहीं ना कहीं जो ज़ार निकोलस सेकंड है वो एक ऑटोक्रेटिक रूलर है। ठीक है, और कहीं इससे ये पता चलता है कि रशिया के अंदर ऑटोक्रेसी है। ठीक, तो पहली चीज़ तो यही हमारे सामने आती है कि रशिया वाज एन ऑटोक्रेसी, रशिया के अंदर ऑटोक्रेसी है। दूसरी चीज़ ये है कि मैंने अभी बताया कि जार जो है वो एक निरंकुश शासक था, उसकी शक्तियों के ऊपर किसी का अंकुश नहीं था, वो किसी की एडवाइस मानने के लिए भी बाध्य नहीं था। ठीक है, यानी ये कोई ज़रूरी नहीं था कि कोई उसे सलाह दे और वो उसको माने ही। अगर उसको लगता है कि ठीक है तो वो मान सकता है, और अगर उसको लगता है कि नहीं भाई ये इस पॉलिसी के रिगार्डिंग इन लोगों ने जो भी सलाह दी है वो सही नहीं है, तो वो उसको साइड भी कर सकता है। तो कहीं ना कहीं ज़ार के ऊपर किसी भी प्रकार का कोई बाहरी दबाव नहीं था, यानी ज़ार वाज नॉट सब्जेक्ट टू ए पार्लियामेंट। यानी कोई भी जो रशिया है, रशिया के अंदर किसी भी प्रकार की कोई संसद थी नहीं जिसका बनाए हुए नियम या कायदे कानून, जिसके बनाए हुए कायदे कानून ज़ार के ऊपर लागू होते हों। तो ऐसा कोई सिनेरियो भी नहीं है। लेकिन इसके साथ साथ बहुत सारे ऐसे ग्रुप्स हैं जो डिमांड कर रहे हैं। वो डिमांड क्या कर रहे हैं कि भाई एक पार्लियामेंट होनी चाहिए, रूस के अंदर भी एक पार्लियामेंट होनी चाहिए, और पार्लियामेंट के जो भी ऑर्डर्स होंगे या पार्लियामेंट ऐसी हो जो ज़ार निकोलस सेकंड की पावर्स को लिमिटेड करे। ठीक है, यानी उसके ऊपर दबाव बना के रखे और ज़ार निकोलस जो है वो ऑटोक्रेसी को छोड़ के लोगों की भलाई के लिए काम करना शुरू करे। तो इस तरीके के कई सारे ग्रुप जो हैं वो रशिया के अंदर ऑलरेडी काम कर रहे थे। उसी में एक ग्रुप आता है लिबरल्स का, और लिबरल्स के बारे में साथियों हमने पहली वीडियो में ही पढ़ा था कि लिबरल्स कौन थे और क्या चाह रहे थे। तो लिबरल्स के बारे में हमने एक चीज़ पढ़ी थी कि भाई ये जो है वो चेंज के बहुत बड़े सपोर्टर हैं। ये चाह रहे थे कि चेंज होना चाहिए, ठीक है, बदलाव हो, और साथ साथ बदलाव भी कैसा हो कि भाई एक ऐसी सरकार होनी चाहिए जो पार्लियामेंट्री प्रिंसिपल्स के ऊपर बेस्ड हो, और पावर्स जो हैं वो किसी एक व्यक्ति के हाथ में नहीं होनी चाहिए। पावर्स जो हैं वो अलग अलग इंस्टीट्यूशंस के बीच में बटी हुई होनी चाहिए, जिसमें लेजिस्लेचर हो, एग्जीक्यूटिव हो, जुडिशरी हो। ठीक है, तो इस तरीके की बात कर रहे हैं। तो लिबरल्स जो थे रशिया के अंदर वो इस बात को लेके बार बार कैंपेन कर रहे थे कि भाई ये जो ऑटोक्रेसी है ज़ार निकोलस सेकंड की, ये ख़त्म होनी चाहिए। ठीक, इसके अलावा अभी हम पढ़ के आए हैं कि दो पॉलिटिकल पार्टीज़ थी रशिया के अंदर, वो भी एक्टिवली इस तरीके की कैंपेन्स कर रही थी, जिनका नाम था सोशल डेमोक्रेट्स और दूसरा सोशलिस्ट रेवोल्यूशनरी। तो सोशल डेमोक्रेट्स और सोशलिस्ट रेवोल्यूशनरी भी बार बार ये डिमांड कर रहे थे कि भाई एक कॉन्स्टिट्यूशन होना चाहिए, एक संविधान रूस के अंदर बनाया जाना चाहिए, और उस संविधान के अंदर कुछ ऐसा प्रोविज़न हो जो ज़ार निकोलस सेकंड की पावर्स को कम करे, साथ साथ सोसाइटी के में जो लोग रह रहे हैं उनको कुछ राइट्स भी दे। तो सोशल डेमोक्रेट्स एंड सोशलिस्ट रेवोल्यूशनरी दीज वर डिमांडेड अ कॉन्स्टिट्यूशन। ये कॉन्स्टिट्यूशन एक संविधान की डिमांड कर रहे हैं। साथ साथ इन लोगों को सपोर्ट भी है। सो दीज टू ग्रुप्स वर सपोर्टेड बाय नेशनलिस्ट एज वेल एज जेडीडिस्ट। ठीक है, तो राष्ट्रवादी भी इनको सपोर्ट कर रहे हैं, साथ साथ जेडीडिस्ट जो हैं वो भी इनको सपोर्ट कर रहे हैं। साथियों, जेडीडिस्ट कौन थे? तो ये वो लोग थे जो इस्लाम के अंदर सुधार करना चाह रहे थे। ठीक है, और नेशनलिस्ट जो थे ये बेसिकली ज़्यादातर जिस इलाके में एक्टिव थे वो इलाका था पोलैंड का। तो नेशनलिस्ट जो थे वो पोलैंड के कुछ इलाकों में एक्टिव थे, और जेडीडिस्ट जो थे ये वो लोग थे बेसिकली एक लाइन में कहें तो ये मुस्लिम सुधारवादी लोग हैं जो इस्लाम के अंदर मॉडर्निटी को लाना चाह रहे थे। तो इन दोनों ग्रुप्स का सपोर्ट था इन दोनों पार्टीज़ को। साथ साथ लिबरल्स भी अपने अलग से कैंपेन चला रहे हैं कि ये ऑटोक्रेसी ख़त्म होनी चाहिए। लेकिन इस पूरे दौर में एक साल ऐसा आता है 1904 जो कि रशियन वर्कर्स के लिए बहुत ज़्यादा ख़राब था। ठीक है, द ईयर ऑफ 1904 वाज अ
वाज पर्टिकुलरली बैड वन फॉर, इसको साथियों फॉर करना है, फॉर रशियन वर्कर्स, यानी रूस में जो श्रमिक थे उनके लिए 1904 का साल बहुत ज़्यादा ख़राब था। कैसे ख़राब था, तो उसके लिए कुछ बातें मैंने लिखी हैं, उनको देखते हैं। सबसे पहली चीज़ तो ये था कि जितने एसेंशियल गुड्स थे उनका प्राइस कंटिन्यूसली इंक्रीज़ हो रहा था, यानी जो प्राइस है एसेंशियल गुड्स का वो रोज़ हो रहा है सो क्विकली, बहुत तेज़ी के साथ। ज़रूरतमंद सामान जो हमारी रोज़मर्रा की ज़िंदगी में ज़रूरी होता था सामान, उसका मूल्य, उसका दाम लगातार बहुत तेज़ी के साथ बढ़ रहा है। इसके साथ साथ जो वेजेस हैं लोगों के, रियल वेजेस जो हैं उनमें कमी आ रही है, यानी उनको रियल वेजेस का मतलब क्या है कि किसी भी इंसान को जो वेज मिल रहा है उस वेज से वो 1904 में अपनी ज़रूरत की चीज़ें भी नहीं खरीद पा रहा था। उस वेज के अंदर अगर 20% और पैसा मिलाते तब जाके वो थोड़ा बहुत अपनी ज़रूरत का सामान खरीद पाता। तो रियल वेजेस कंटिन्यूसली डिक्लाइन हो रहे थे बाय 20%। तो ये एक बड़ी चीज़ 1904 में हो रही थी। और इसका सबसे असर देखो साथियों, जब कभी भी प्राइस बढ़ता है तो उसका ज़्यादातर असर जो है सोसाइटी के लोअर सेक्शन पे पड़ता है जिनकी अर्निंग बहुत ज़्यादा कम है। ठीक है, तो ये एक अलग चीज़ सामने हमारे आ रही है। इसके साथ साथ इस दौर में क्या हो रहा है कि जो एसोसिएशंस हैं वर्कर्स की, उनकी मेंबरशिप भी लगातार बढ़ती जा रही है। द मेंबरशिप ऑफ वर्कर्स एसोसिएशन रोज ड्रामेटिकली, ये भी बहुत तेज़ी के साथ बढ़ती हुई जा रही थी। तो इसी समय एक इवेंट होता है, एक घटना होती है। वो घटना क्या थी कि 4 मेंबर्स होते हैं, 4 मेंबर्स ऑफ द असेंबली ऑफ रशियन वर्कर्स वर डिसमिस्ड एट द पुतिलोव आयरन वर्क्स, देन देर वाज अ कॉल फॉर इंडस्ट्रियल एक्शन। तो रशियन वर्कर्स की जो असेंबली थी उसके 4 मेंबर्स होते हैं जो कि पुतिलोव आयरन वर्कर्स में, यानी एक लोहे की एक बड़ी फैक्ट्री है, इसके अंदर काम करते थे। तो काम करने वाले इन 4 लोगों को उनकी नौकरी से अचानक से हटा दिया जाता है। और जैसे ही इनको हटाया जाता है तो इनकी जो एसोसिएशन थी, इनकी जो असेंबली थी, उसने स्ट्राइक का कॉल कर दिया कि भाई अब हड़ताल होनी चाहिए। ठीक है, तो इसी के चलते अगले आने वाले कुछ दिनों में रूस के अंदर लगभग 1,10,000 वर्कर्स स्ट्राइक पे चले जाते हैं सेंट पीटर्सबर्ग में। क्योंकि अभी हमने पढ़ा था कि ज़्यादातर जो फैक्ट्रीज़ थी वो सेंट पीटर्सबर्ग एंड मॉस्को, इन 2 एरियाज़ में ही लोकेटेड थी। तो सेंट पीटर्सबर्ग में आने वाले कुछ दिनों में, यानी जब इन 4 लोगों को हटा दिया गया काम से, इस फैक्ट्री में से जब उनको निकाल दिया गया, तो आने वाले कुछ ही दिनों में सेंट पीटर्सबर्ग में लगभग 1,10,000 मजदूर हड़ताल पे चले जाते हैं। सो ओवर द नेक्स्ट फ्यू डेज 1,10,000 वर्कर्स इन सेंट पीटर्सबर्ग वेंट ऑन स्ट्राइक। अब ये स्ट्राइक पे गए क्यों, इनकी डिमांड्स क्या थी? तो बेसिकली जो इनकी मेजर डिमांड्स थी वो थी 3। पहली डिमांड ये थी कि रिडक्शन इन द वर्किंग डे टू 8 आवर्स। अभी अभी हम पढ़ के आ रहे हैं कि जो क्राफ्ट यूनिट्स थी या स्मॉल वर्कशॉप थी, वहाँ पे वर्कर्स को एक दिन में लगभग 15 घंटे के आसपास काम करना पड़ता था। और जो बड़ी फैक्ट्रीज़ थी उन फैक्ट्रीज़ में वर्कर्स को एक दिन में लगभग 10 से 12 घंटे काम करना पड़ता था। तो पहली डिमांड यही थी वर्कर्स की जो स्ट्राइक पे गए कि भाई काम के घंटे निश्चित किए जाएं। और काम के घंटे कितने किए जाएं कि एक दिन में ज़्यादा से ज़्यादा 8 घंटे ही वर्कर्स से काम करवाया जाए। तो ये उनकी पहली डिमांड थी। दूसरी डिमांड क्या थी? दूसरी डिमांड ये थी कि जिस तरीके से महंगाई बढ़ती जा रही है तो वेजेस को भी इंक्रीज़ किया जाए। तो ये सेकंड डिमांड थी कि जो वेजेस हैं, यानी वर्कर्स को जो भी सैलरी मिलती है, जो भी वेतन मिलता है, उसको भी बढ़ाया जाए। साथ साथ जो वर्किंग कंडीशंस हैं उनको इम्प्रूव किया जाए, यानी जिन फैक्ट्रीज़ में वर्कर्स काम कर रहे हैं तो वहाँ पे जो कंडीशंस हैं वो ऐसी हों जो वर्कर्स को सूट करें, यानी वर्कर्स के लिए फेवरेबल कंडीशंस होनी चाहिए। उनके लिए ड्रिंकिंग वाटर हो, मेडिकल हेल्थ फैसिलिटी होनी चाहिए। अगर वो आराम कर रहे हैं इस पूरे दौर में 8 घंटे अगर उनको आराम करना है तो उसके लिए भी कुछ होना चाहिए। फीमेल वर्कर्स जो हैं उनके लिए भी होना चाहिए। और साथियों, मैंने जब ये चैप्टर शुरू किया था तो मैंने बताया था कि इंडस्ट्रियलाइजेशन, यानी जो इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन हुआ, उसने ऐसा माहौल बना दिया था कि बच्चे तक फैक्ट्रीज़ में काम करने लगे थे। क्योंकि
जो बड़ी बड़ी मशीनें फैक्ट्रीज़ में लगाई जाती थी तो उनके बीच में इतना कम गैप होता था कि एक मेल या फीमेल वहाँ से इजीली गुजर ही नहीं सकते थे और उन मशीन्स को ऑपरेट भी नहीं कर पाते थे। इसलिए बच्चा फुर्तीला होता है और वो आसानी से कम गैप में से भी निकल जाता है, तो बच्चों से भी इन खतरनाक मशीनों को ऑपरेट करने का काम करवाया गया। तो ये जो वर्किंग कंडीशंस हैं जो कि बहुत ज़्यादा वर्स्ट हैं, इन सारी की सारी वर्किंग कंडीशंस को इम्प्रूव करना है, ये भी वर्कर्स की सेंट पीटर्सबर्ग में डिमांड थी। तो कुल मिला के 3 डिमांड्स हमारे सामने आती हैं। सबसे पहली ये कि जो वर्किंग आवर्स हैं उनको रिड्यूस किया जाए और 8 घंटे तक उनको मैक्सिमम किया जाए। दूसरी चीज़ कि वेजेस को बढ़ाया जाए। और तीसरी चीज़ हमारे सामने आई कि जिन जगहों पे वर्कर्स काम करते हैं उन फैक्ट्रीज़ का जो इन्वायरमेंट है वो वर्कर्स को के लिए फेवरेबल, उनको सूट करने वाला होना चाहिए, यानी उनको फ़ायदा पहुंचाने वाला होना चाहिए। तो इस तरीके की चीज़ें 1904 में हो रही थी। लेकिन 9 जनवरी 1905 के दिन क्या होता है? 9 जनवरी 1905 के दिन एक बड़ा इवेंट रशिया के अंदर, रशियन हिस्ट्री के अंदर होता है और उस इवेंट को कहा जाता है साथियों ब्लडी संडे, खूनी रविवार। 9 जनवरी 1905 के दिन एक इंसिडेंट होता है और उस इंसिडेंट को खूनी रविवार के नाम से रूस के इतिहास में जाना जाता है। वो इंसिडेंट क्या था उसके बारे में जानते हैं। तो होता क्या है कि जब ये वर्कर्स स्ट्राइक कॉल करते हैं और अलग अलग जगहों पे जब इनका प्रोसेशन यानी उनका प्रदर्शन, डेमोन्स्ट्रेशन, जुलूस ये सब चल रहा होता है, तो इसी क्रम में एक प्रोसेशन था जिसको लीड कर रहे थे फादर गैपन। ठीक है, फादर गैपन एक प्रोसेशन, एक जुलूस को लीड कर रहे थे और ये जुलूस जो है ये पहुंच गया जार के महल के पास जिसका नाम था विंटर पैलेस। ठीक, तो जब ये प्रदर्शनकारी क्योंकि बहुत बड़ी संख्या में थे और ये जब जार के महल की तरफ, विंटर पैलेस की तरफ जा रहे थे, तो पुलिस को ये लगा कि ये लोग कहीं ना कहीं जार के महल के ऊपर अटैक करेंगे। इसलिए पुलिस और जो प्राइवेट सिक्योरिटी गार्ड्स थे कोसेक्स, इन्होंने इन लोगों के ऊपर, जो लोग प्रदर्शन में शामिल थे, जो वर्कर्स प्रदर्शन में शामिल थे, इनके ऊपर हमला कर दिया और नौबत ये आ गई कि यहाँ पे गोलाबारी तक हुई। ठीक है, और इस पुलिस फायरिंग में लगभग 100 वर्कर्स ऑन द स्पॉट डेड पाए गए, यानी 100 लोग जो हैं वो गोलियों का शिकार हो गए और मारे गए और लगभग 300 मजदूर इसमें घायल होते हैं। और इस सिलसिले में बोल्शेविक पार्टी की अपनी एक रिपोर्ट थी कि लगभग 1000 लोग इसमें मारे गए हैं और 2 से 3 हज़ार के लमसम जो मज़दूर हैं वो घायल होते हैं। तो साथियों, इस घटना को रशियन हिस्ट्री के अंदर ब्लडी संडे के नाम से जाना जाता है और ये इंसिडेंट 9 जनवरी 1905 के दिन होता है। ठीक है, अब इस रेवोल्यूशन के, इस घटना के बाद में रूस के अंदर अ सीरीज ऑफ इवेंट स्टार्ट हो जाता है। यानी अब लोग गुस्से में हैं, वर्कर्स जो हैं वो गुस्से में हैं क्योंकि उनके साथियों की एक तरीके से हत्या हुई है और उनके बहुत सारे साथी घायल हो गए हैं। तो इस बात को लेके जो एसोसिएशंस थी वो पूरे रशियन टेरिटरी के अंदर जगह जगह जुलूस, हड़ताल, प्रदर्शन करना शुरू कर देते हैं। तो बहुत सारे इवेंट्स इस मेजर इवेंट के बाद स्टार्ट होते हैं और उन सारे इवेंट्स की सीरीज़ को ही हम 1905 के रेवोल्यूशन के नाम से जानते हैं। तो साथियों, ये चीज़ मैंने यहाँ मेंशन की है कि दिस इंसिडेंट स्टार्टेड अ सीरीज ऑफ इवेंट्स ऑल ओवर कंट्री दैट बिकेम नोन एज द 1905 रेवोल्यूशन। अब होता क्या है कि पूरी की पूरी रशियन टेरिटरी के अंदर स्ट्राइक्स होना शुरू हो जाती हैं, यूनिवर्सिटीज़ को बंद कर दिया जाता है क्योंकि जो स्टूडेंट्स थे वो डिमांड कर रहे थे कि भाई यहाँ पे जो है लैक ऑफ सिविल लिबर्टीज़ है। ठीक है, यानी जो लोगों को सिविल अधिकार मिलने चाहिए, ठीक है, वो लोगों के पास है ही नहीं। स्टूडेंट्स के पास भी कोई राइट नहीं है, वो भी अपनी आवाज़ नहीं उठा सकते हैं क्योंकि रशिया के अंदर ऑटोक्रेटिक रूल है ज़ार निकोलस सेकंड का। तो स्टूडेंट की जितनी भी ऑर्गेनाइजेशंस थी वो वॉकआउट कर देते हैं, जिसके चलते यूनिवर्सिटीज़ बंद हो जाती हैं और इन लोगों की डिमांड थी कि भाई सिविल लिबर्टीज़ लोगों को दी जाए। साथ साथ जो लॉयर्स थे, डॉक्टर्स थे, इंजीनियर्स थे और जो दूसरे मिडिल क्लास के वर्कर्स थे,
इन लोगों ने अपने यूनियंस बनाना शुरू कर दिया। यानी डॉक्टर्स का अपना अलग यूनियन था, इंजीनियर्स का अपना यूनियन था, मिडिल क्लास वर्कर्स का अपना अलग से यूनियन था। तो इन सभी अलग अलग ग्रुप्स की जो यूनियन थी, उन सारी यूनियंस को मिला के एक यूनियन बनाएगी, तो उसे कहा गया यूनियन ऑफ यूनियंस। और इनकी जो डिमांड थी, वो डिमांड ये थी कि भाई रशिया के अंदर एक संविधान बनाया जाए, एक कॉन्स्टिट्यूशन बनाया जाए, एक कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली बनाई जाए, एक संविधान सभा बनाई जाए। ठीक है। और जब पूरे रशिया के अंदर इस तरीके के जो स्ट्राइक्स हैं, जो डेमोन्स्ट्रेशन है, ये होने शुरू हुए, तो जार निकोलस सेकंड को एक बात समझ में आ गई कि अगर लोगों की डिमांड को अभी फुलफ़िल नहीं किया गया तो ये उसके रूल के लिए सबसे ज़्यादा खतरनाक हो सकता है। इसी के चलते ज़ार ने क्या किया कि अलाउ कर दिया कि हाँ, एक कंसल्टेटिव पार्लियामेंट बनाई जाए। ठीक है, एक कंसल्टेटिव पार्लियामेंट, कंसल्टेटिव मतलब परामर्श देने वाली। ठीक है, तो एक परामर्शदात्री संसद का गठन किया जाए और उसको कहा गया ड्यूमा। ठीक है, तो रशिया के अंदर जो पार्लियामेंट बनी 1905 के रेवोल्यूशन की वजह से, उसको ड्यूमा कहा गया। और जार को मजबूर होके ये अलाउ करना पड़ा कि ठीक है, एक इलेक्टेड कंसल्टेटिव पार्लियामेंट और ड्यूमा रशिया के अंदर बनाई जाए। तो साथियों, ये 1905 का रेवोल्यूशन था और इसी रेवोल्यूशन ने आगे आने वाले समय में और कई सारे चेंजेस को रशिया के अंदर इम्प्लीमेंट करने के लिए बार बार प्रोसेशंस, डेमोन्स्ट्रेशन करने शुरू किए। यानी एक बार जब लोग एकजुट होकर सड़कों पे उतरे तो उन्हें अपनी पावर का सही इस्तेमाल समझ आया कि अगर वो लोग एकजुट होकर लड़ते हैं तो वो जार की निरंकुशता के खिलाफ आसानी से लड़ सकते हैं और जार को कहीं ना कहीं मजबूर कर सकते हैं सुधारों को लागू करने के लिए। ठीक है, तो इस क्रांति ने आने वाली जो 1917 की क्रांति है, उसके लिए एक तरीके से बेस का भी काम किया। कि लोगों की पहली डिमांड थी कि भाई एक कॉन्स्टिट्यूशन होना चाहिए, तो कॉन्स्टिट्यूशन तो यहाँ नहीं बना, लेकिन एक कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बन गई। और उस असेंबली का काम क्या था? जार को जो महत्वपूर्ण मुद्दे हैं उनके ऊपर परामर्श देना। लेकिन साथियों, एक चीज़ याद रखने वाली ये है कि जार उस पार्लियामेंट का फैसला माने या ना माने, ये अभी तक क्लियर नहीं है। यानी ये मैंडेटरी नहीं है, कहीं ये लिखा नहीं गया कि उसका डिसीज़न, उस पार्लियामेंट के द्वारा लिए गए डिसीज़न को जार निकोलस माने ही माने। तो ये कहीं ना कहीं आने वाले टाइम में, नेक्स्ट वीडियो में हम लोग देखेंगे कि ड्यूमा और जार के बीच में क्या तालमेल है या यहाँ भी कोई गड़बड़ घोटाला है। तो साथियों, आज के लिए इतना ही। जल्दी ही नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। थैंक यू।